हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि एक ऐसा टॉपिक जो कि पीटी और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और इससे काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरीके से इस चीज़ को शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, तो उसको हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश या भी जो भी वेस्टर्न पीपल होते हैं, पहले तो उनके मन में एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम यहाँ के लोगों को अपने तरीके से शिक्षित नहीं करते हैं तो वो सिविलाइज्ड नहीं होंगे, वो सभ्य नहीं होंगे। और इस चीज़ को कहा जाता है वाइट मैंस बर्डन थ्योरी। ये एक थ्योरी है, जो भी वेस्टर्न लोग होते हैं उनका एक थॉट प्रोसेस होता है हमेशा से ईस्ट के पूरब के क्षेत्र के लोगों के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ वही एक कारण नहीं था, या उससे भी ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण था वो था कि चूँकि ब्रिटिश यहाँ रह रहे थे, उनको डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था उसके लिए भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती थी, और साथ ही साथ उनसे बेहतर यहाँ के लोग इस चीज़ को समझ सकते थे। तो यहाँ के लोगों के थ्रू जो यहाँ का प्रशासन था वो अपने ढंग से चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने तरह की शिक्षा यहाँ के आम नागरिकों को देने के बारे में सोचा। और ये सिर्फ उनको अपनी जो कॉलोनियल इंटरेस्ट जो था, अपना जो औपनिवेशिक ज़रूरत था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इसके पीछे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि यहाँ की आम जनता को वो शिक्षित करके उनका भविष्य बेहतर बनाना चाहते थे, ऐसा कोई उद्देश्य उनका नहीं था। तो एक पॉइंट है, वो एक ऐसा क्लास बनाना चाहते थे, ऐसा एक ग्रुप तैयार करना चाहते थे जो रंग रूप में, जिनका ब्लड जो हो, जो वैसे तो भारतीय हो लेकिन उनका जो आचार व्यवहार हो, वो जो उनका बिहेवियर हो, जिस तरीके से वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हों, जैसे वो रहते हों, लाइफ स्टाइल जीते हों, उस सभी चीज़ों में वो अंग्रेज हों। तो वैसे लोग जो थे वो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल थे। उनके थ्रू वो अपने हर एक पॉलिसीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा सकते थे। तो इसी के लिए उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया। अब देखते हैं किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ, कैसे क्या घटनाएं हुई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इस एक्ट के तहत सबसे पहले 1 लाख रुपया अलॉट किया गया था एजुकेशन के क्षेत्र में। एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपया अलॉट किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुआ था कि ये एक बहुत ही अनक्लियर सा कंसेप्ट था। इसमें ये क्लियर नहीं किया गया कि किस तरीके से हम शिक्षा का विकास करेंगे, माध्यम क्या होगा, या फिर प्राथमिक शिक्षा पे, माध्यमिक शिक्षा पे, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, इनमें से किस चीज़ की शिक्षा पे हम लोग इसको खर्च करेंगे, क्या वो विश्वविद्यालय की शिक्षा होगी या फिर, तो ये चीज़ें क्लियर नहीं थी। जब ये क्लियरिटी नहीं आई तो ये विवाद धीरे धीरे विवाद का जड़ बन गया। और इसी विवाद के थ्रू क्या होता है, प्राच्य और अंगल विवाद होता है, यानी कि ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी था जो उसी अनक्लियरिटी के कारण उत्पन्न हुआ था, अराइज हुआ था। इस जो ये विवाद था, इसके पीछे का जड़ था मीडियम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का माध्यम। शिक्षा तो यहाँ देना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी ज़रूरत पूरी करनी थी, लेकिन वो जो शिक्षा दिया जाएगा यहाँ के लोगों को, वो किस माध्यम में दिया जाएगा, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में दिया जाएगा या फिर इंग्लिश जो कि उनका अपना लैंग्वेज है यूरोपियंस का, उसमें दिया जाएगा। तो इसी को लेकर के दो गुट बन गया था। तो एक जो गुट ओरिएंटलिस्ट थे जो कि यहाँ के वर्नाकुलर लैंग्वेज में, यानी कि लोकल लैंग्वेज में शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे, और दूसरे थे एंग्लिसिस्ट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे। ओरिएंटलिस्ट जो लोग थे उनको लीड कर रहे थे जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओरिएंटलिस्ट जो विचारधारा थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जेम्स प्रिंसेप कर रहे थे। और जो एंग्लिसिस्ट जो थे उनको लॉर्ड मैकाले लीड कर रहे थे, और उनके साथ मुनरो, एलिफिंस्टन, ये लोग भी थे। और ये लोग इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में डिमांड करना चाहते थे, लेकिन जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे वो लोकल लैंग्वेज के थ्रू इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो यही दो विवाद का जड़ था कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा। सबका अपना पक्ष था। जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे वो ये चाहते थे कि यहाँ की आम भाषा में हम शिक्षा दे। इस तरीके से क्या होगा कि उर्दू में शिक्षा देंगे, फारसी में, संस्कृत में, या फिर जो भी उस वक्त की जो भाषा थी उसमें हम शिक्षा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देंगे यहाँ के लोगों को, जिससे वो कमज़ोर हो जाएंगे। उनका ये मनसा था। ऐसा नहीं था कि यहाँ के लोकल भाषा को वो प्रमोट करना चाहते थे, उसके पीछे उनका हिडन स्वार्थ था, इंटरेस्ट था उनका।
और जो इंग्लिश वाले थे वो ये सोच रहे थे कि हम अपना ही लैंग्वेज देंगे, इनके लैंग्वेज को हम यूज करेंगे ही नहीं। ये एक दो पॉइंट ऑफ व्यू था। हालांकि इसमें एंग्लिसिस्ट की जीत होती है और इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ एजुकेशन बन जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान इस चीज को स्वीकार कर लिया जाता है, लॉर्ड मैकाले का जो घोषणा पत्र था उसको। और इसी के यही आंग्ल प्रांत विवाद था, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं आगे। दूसरा जो एक हमारा टर्म है वो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है? इसके थ्रू क्या था कि जो एंग्लिसिस्ट, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे, शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे, उनका ये मानना था कि सिर्फ हम समाज के, जो सोसाइटी के जो अपर लोग हैं, जो ऊपर के वर्ग हैं, अपर जो क्लासेस हैं, उनको ही इंग्लिश में शिक्षा प्रदान कर देते हैं। और उनको अगर हम शिक्षा प्रदान कर देंगे तो उनसे जो है शिक्षा वो नीचे के लोगों तक पहुंच जाएगी, यानी कि ये छन छन कर शिक्षा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पहुंचेगी। उनका ये कंसेप्ट था, लेकिन ये एक असफल कंसेप्ट था। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो अपर क्लासेस के जो लोग थे वो इंग्लिश में शिक्षा ग्रहण करके अच्छे पोस्ट पर नौकरी करते थे और अपना जो जीवन था उसको अच्छा कर लेते थे, लेकिन वो नीचे के समाज तक उस चीज को नहीं पहुंचा पाते थे, इसलिए ये असफल हो गया। अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को सरकारी नीति के तौर पर कब लाया गया, यानी कि इसका जो सरकारी तौर पर जो क्रियान्वयन शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ? तो लॉर्ड ऑकलैंड जब आए उस काल में ये शुरू हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल के दौरान जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसको सरकारी नीति के रूप में यूज किया गया। इसका जो नेगेटिव पॉइंट था वो देख लेते हैं कि मासेज जो थे वो कंप्लीटली इग्नोर कर दिए गए, और जिसके कारण हुआ क्या कि वो बिल्कुल जो थे वो अशिक्षित रह गए, अनएजुकेटेड रह गए। सिर्फ अपर क्लास के जो कुछ लोग थे वो शिक्षित हुए और वो अपना जीवन गुजर बसर करने लगे। उन्होंने नीचे तबके के लोगों को शिक्षित करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इस कारण से ये समाप्त हो गया। अब एक और जो कारण इसमें हुआ, इसका जो निगेटिव जो पॉइंट था, ये कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को सोसाइटी में आगे बढ़ाया। अब कम्युनलिज्म कैसे बढ़ाया? तो हिंदू भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और मुस्लिम भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चूंकि अगर अच्छे पोस्ट को लेना था तो हमें इंग्लिश भाषा में शिक्षा को उस वक्त ग्रहण करना ही पड़ता, तभी जो है वो अच्छा पोस्ट ब्रिटिश इंडिया में किसी को प्राप्त होता था। तो मुस्लिम जो थे वो इंग्लिश को अवॉइड किए, क्योंकि वो अपना रूट नहीं छोड़ना चाहते थे। उनको लगता था कि एंटी इस्लाम कंसेप्ट है इंग्लिश। लेकिन जो हिंदू थे उन्होंने इस चीज़ में बढ़ चढ़ के भाग लिया और यहाँ पे अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की और अच्छे अच्छे पद भी प्राप्त किए। तो इस तरीके से कहीं हुआ क्या कि हिंदू जो थे वो, उनका मेजोरिटी ऑफ जो स्टेट्स में जो अच्छे अच्छे पोस्ट थे वो उनके पास आ गए, और मुस्लिम्स के पास कुछ भी नहीं आया। कुछ सेलेक्टेड लोगों ने अगर पढ़ाई की भी तो उनको ही मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि एक दुष्प्रचार फैलाया कि हिंदू मेजोरिटी है, इसलिए वो मुस्लिमों को एक तरीके से एक्सप्लॉइट करके उनके हक को छीन रहे हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक कंसेप्ट समाज में उनके द्वारा फैलाया गया। साथ ही साथ क्या हुआ कि एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया, एक एजुकेटेड, जो शिक्षित मध्य वर्ग जिसको कहते हैं, शिक्षित मध्यम वर्ग, इसी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया जो ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए तो बनाया था, लेकिन उसने क्या किया, जब उस सिस्टम में वो घुसे तो उस सिस्टम की सारी खामियों को वो समझ गए। और वो जो ब्रिटिश थे उनकी जो आर्थिक नीति थी, जो हमारा दोहन कर रहे थे, जो यहाँ के रिसोर्स को ये लोग अपने लिए यूटिलाइज कर रहे थे और यहाँ के लोगों का उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, इस चीज़ को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। तो ब्रिटिश का अपना फायदा होने के बजाय इसमें नुकसान हो गया। इसमें जो प्रमुख नाम आता है वो दादा भाई नौरोजी का, फिरोज शाह मेहता का, ऐसे लोग जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त करके और ब्रिटिश नीतियों को उजागर कर दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो इसका, अगर ये दोनों निगेटिव पॉइंट आता है तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था, क्योंकि इसके थ्रू ही हम लोग आगे बढ़े। अगर ये इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत, जो दादा भाई नौरोजी का एक फेमस सिद्धांत है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन, यानी कि जो यहाँ के जो लोग, यहाँ का जो रिसोर्स है उसको ब्रिटिश डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है और यहाँ के लोगों का कोई उससे भलाई नहीं हो रहा था। तो इस तरीके का जो कंसेप्ट आया तो ये कहीं ना कहीं यही आगे चल के डेवलप हुआ, और मॉडरेट्स हो या फिर एक्सट्रीमिस्ट हो या गांधी जी तक, तो जो नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा उसमें ये एक बहुत बड़ा हेल्पफुल पॉइंट था। अब आगे देखते हैं कि ये तो हम लोग बैकग्राउंड समझ गए किस तरीके से क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका कारण क्या था।
शिक्षा शुरू करने का। अब देखते हैं कि किस किस तरीके से भारत में जो शिक्षा जो है वो आगे बढ़ा, उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो कुछ इसमें पॉइंट वाइज हम लोग देखें, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं। सबसे पहला चार्ल्स ग्रांट का एग्जाम कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो चार्ल्स ग्रांट जो है उनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहा जाता है भारत में। भारत में जो जो नई शिक्षा जो है, मॉडर्न जो एजुकेशन है, आधुनिक शिक्षा जो है, उसका पिता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। उसके बाद क्या होता है, ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, उसको हम लोग देखते हैं। 1781 में क्या होता है एक घटनाक्रम कि कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की जाती है। और 1781 का पीरियड है तो गवर्नर जनरल कौन होंगे, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में क्या होता है, कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना उनके द्वारा की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या था, जो कंपनी के जो सैनिक थे उनको फारसी में शिक्षा प्रदान करना, उनको फारसी का ज्ञान देना। तो इसके लिए 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की जाती है। अब आते हैं 1784, जो कि एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए, और ये बार बार पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई। तो 1784 में हुई। किसके द्वारा हुई, तो विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स के बारे में पूछा जाता है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, सर विलियम जोन्स। इसको यहाँ के जो साहित्य थी, जो यहाँ की संस्कृति थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चीज को शुरू किया गया था। अब आगे देखते हैं 1792, जोनाथन डंकन या फिर इनको जॉन डंकन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, कहाँ, तो बनारस में। ये जो भी पॉइंट अंडरलाइन किया गया, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। कब की गई, तो 1792 1792 में की गई। और क्यों किया गया, तो भारतीय जो संस्कृति थी, यहाँ की जो साहित्य थी, यहाँ की जो सभ्यता थी, उसको डिफेम करने के लिए, उसको इन्फीरियर साबित करने के लिए, और कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना करने के लिए ये लोग यहाँ के चीज़ों को पढ़ते थे, उसके बारे में एक्सप्लॉइट करते थे, और फिर उसको बुरा, उसको मतलब बैड लाइट में उसको प्रेजेंट करते थे। तो इसके लिए इस चीज़ को शुरू किया। ये तीनों क्वेश्चन जो है पूछा गया है, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स, और संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन। अब आगे देखते हैं 1800 में क्या होता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो वेलेस्ली के द्वारा की जाती है। तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेस्ली, और ये कहाँ हुई, तो वही कोलकाता में हुई थी, जो तत्कालीन जो बंगाल, कलकत्ता जिसको कहते थे। इसका शुरुआत जो किया गया था, उसके पीछे का उद्देश्य था जो कंपनी के जो असैनिक जो अधिकारी थे, जो यहाँ के जो अधिकारी थे, जो भी सिविल सर्वेंट्स वगैरह जो कह सकते हैं उनको, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता था, उसके लिए यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत की गई थी 1800 में। लेकिन कुछ कारणवश क्या होता है कि 1802 में बंद हो जाता है। तो 1800 में स्टार्ट हुआ वेलेस्ली के द्वारा, और 1802 में बंद हो गया। और इस ट्रेनिंग को फिर आगे कंटिन्यू कहाँ किया गया, तो लंदन में किया गया। लंदन में कहाँ पे, लंदन में हेलीबेरी नामक एक स्थान है, हेलबेरी नाम का, उसी स्थान पे इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया गया। 1800 से 1802 तक ही रहा फोर्ट विलियम कॉलेज। अब आते हैं 1817 में। 1817 में क्या होता है, हिंदू कॉलेज, जो हिंदू कॉलेज था उसकी स्थापना की गई। उसको स्थापित किया गया किसके किसके द्वारा, तो ये एक ज्वाइंट एफर्ट था। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, और उनके कई अन्य साथी थे, लेकिन इन दोनों का नाम काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इन दोनों नामों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। किसके प्रयासों से, तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, ये दोनों पूछा जाता है पॉइंट वाइज देकर के, निम्न में से किनका योगदान था, तो दोनों का योगदान था। अब आते हैं एक और क्वेश्चन जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। 1847 में क्या होता है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाती है। अब ये रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई किसके द्वारा, तो जो यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र माना जाता है, तो उसी यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर थे जेम्स टॉमसन। और इस जेम्स टॉमसन के प्रयासों से 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। अब ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया, लेकिन इसके बारे में जो एक इन्फॉर्मेशन अभी पूछा जाता है वो है कि ये भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। कौन, तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको हम वर्तमान में IIT रुड़की के नाम से जानते हैं। ये भारत का सबसे पुराना यानी कि सबसे प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। अब आगे देखते हैं।
अब जो अलग अलग जो नीति आई अलग अलग समय में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो है वुड्स एजुकेशन डिस्पैच। वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, जिसके बारे में कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका टाइम कब था, ये किस वर्ष आया था। तो 1854 में आया था वुड्स एजुकेशन डिस्पैच। इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षा नीति को मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड्स एजुकेशन डिस्पैच को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। 1854 में ये आया था। अब इसके क्या क्या पॉइंट्स थे, इसका क्या क्या रिकमेंडेशंस था, उसको देख लेते हैं। इसका रिकमेंडेशन ये था, जो हायर एजुकेशन यानी कि जो उच्च शिक्षा जो थी वो अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए। यानी कि जो अपर जो एजुकेशन होगा, जो कि उच्च शिक्षा, जो हायर क्लासेस का जो एजुकेशन होगा वो इंग्लिश में होगा, और जो भी नीचे के लेवल पे जो एजुकेशन दिया जाएगा उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में यानी कि लोकल लैंग्वेज में दिया गया। तो दोनों को एक डिवीजन कर दिया गया एजुकेशन के मीडियम को। अगला जो है, जो अभी हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का जो कंसेप्ट है, ये टीचर्स ट्रेनिंग का कॉलेज का कंसेप्ट जो है वो वुड्स एजुकेशन डिस्पैच के समय से ही आया था, उसी के थ्रू ये रिकमेंड किया गया था। तो ये ट्रेनिंग कॉलेज की जो अवधारणा है ये तब की थी। साथ ही साथ इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में भी विचार दिया, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। उसके अलावा क्या होता है, जैसे लंदन यूनिवर्सिटी थी, तो लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ही भारत में यूनिवर्सिटीज़ को खोलने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, और उसी तर्ज पर यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना भी हुई 1857 में 3 जगहों पर। ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया, ये VVI है, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, जो तीनों जो उस वक्त का जो प्रोविंस था, उस तीनों प्रोविंस में क्या किया गया कि 1857 में ये लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये रिकमेंडेशन किसका था, तो वुड्स एजुकेशन डिस्पैच का था। अब ये वुड्स एजुकेशन डिस्पैच जो था, इसका जो मेन मुद्दा था वो यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन यानी कि विश्वविद्यालय लेवल की जो शिक्षा थी उसके बारे में ही इनका मोस्टली रिकमेंडेशन था। अब आगे देखते हैं। अब अगला जो है हमारा वो है हंटर कमीशन। ये पूछा गया है कि हंटर कमीशन जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 20-25 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1882-83 में, यानी कि 82 में गठन हुआ होगा और 83 में इसने अपनी रिपोर्ट दी होगी। तो हंटर कमीशन, ये डेट आपसे बहुत कम पूछा जाता है, बट ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस चीज़ से संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। और कभी कभी आपको प्राथमिक और माध्यमिक दोनों देकर के फंसाने का कोशिश करता है, तो ये दोनों से संबंधित थी। ये प्राथमिक शिक्षा से भी संबंधित थी और माध्यमिक शिक्षा से भी संबंधित थी। इसने क्या रिकमेंडेशन किया, जो सेकेंडरी जो एजुकेशन जो था, जो माध्यमिक शिक्षा थी, उसको 2 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। पहला, अगर हम माध्यमिक शिक्षा के बाद विश्वविद्यालय स्तर की जो एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए जो इंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है उसकी व्यवस्था की जाए, और दूसरा, विश्वविद्यालय लेवल पे जो नहीं जाना चाहते उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा का मौका दिया जाए। तो दोनों तरह के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस और कमर्शियल पर्पस, दोनों के लिए इन्होंने रिकमेंड किया सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, यानी उस चीज़ को 2 स्ट्रीम में डिवाइड कर देना था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कमीशन यानी कि किस शिक्षा नीति के द्वारा, किस शिक्षा आयोग के द्वारा प्राइवेट निजी क्षेत्र को शिक्षा में बढ़ावा देने के बारे में बात की गई या सिफारिश किया गया। तो हंटर कमीशन, हंटर कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का सुझाव दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे पहले जो पूछा जाता है कि ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान आया था, तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वही जिनको हम लोग बंगाल के विभाजन के लिए जानते हैं। तो इसी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट यानी कि विश्वविद्यालय आयोग या विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया था। इसका जो सबसे मेन फीचर था कि ये हस्तक्षेप शुरू किया यूनिवर्सिटी के कानून में, और ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो यूनिवर्सिटीज़ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। कौन, तो ये विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो लॉर्ड कर्जन इसी उद्देश्य से उन्होंने लाया ही था, खास के जो बंगाल वगैरह की जो यूनिवर्सिटी थी उसके ऊपर अपने क्षेत्र को या उसके ऊपर जो अपना जो प्रभाव था उसको बहुत ज़्यादा
बढ़ा देना, ताकि वहाँ चूंकि यूनिवर्सिटी जो थी कहीं ना कहीं मूवमेंट का अड्डा बन रही थी, वहाँ से ही सारे जो मूवमेंट, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थे वो शुरू हो रहे थे, तो सरकार ने वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही थी उसमें अपना हस्तक्षेप जरूरी समझा और उस पर अपना कंट्रोल बढ़ा लिया। इसी के लिए इसको लाया गया था। साथ ही साथ ये वीटो दे दिया किसको, गवर्नर जनरल को, कि अगर कोई भी प्रपोजल, अगर आंदोलन वगैरह करने का वहाँ से शुरू किया जाता है कॉलेज के थ्रू, सीनेट के थ्रू, जो वहाँ जो बोर्ड मेंबर्स होते थे, तो उसमें जो गवर्नर जनरल होंगे उनका अपना अधिकार होगा कि वो वीटो के थ्रू उसको रोक सकते हैं। ये जो एक्ट आया था ये शिमला प्रस्ताव के बाद आया था। 1902 में शिमला प्रस्ताव हुआ था, शिमला में कुछ लोगों का एक सम्मेलन हुआ था, उनका जो प्रपोजल दिया गया था उसके थ्रू ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आया था। अब आते हैं अगला, सैडलर कमीशन, जो सैडलर आयोग है, ये इसका डेट पूछा जाता है कि सैडलर आयोग कब आया, तो 1917 में आया। सैडलर आयोग का संबंध किस चीज़ से है, तो शिक्षा से है। ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया, तो चेम्सफोर्ड, इसको याद रख सकते हैं क्योंकि 1919 में रॉलेट एक्ट और 1917 में ये आया, तो उसके आसपास लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे, तो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया था। इसमें जो एक पॉइंट याद रखने वाली है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैडलर आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में, कि किस आयोग में, यानी कि सैडलर कमीशन में कौन से 2 भारतीय व्यक्ति थे, उनका नाम पूछा गया था। तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये 2 व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सैडलर कमीशन में जो 2 भारतीय थे वो कौन थे, तो आशुतोष मुखर्जी थे और जियाउद्दीन अहमद थे। अब आगे देखते हैं इसका क्या क्या और रिकमेंडेशन था। इसने कहा कि यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा को हम तब तक सुधार नहीं सकते, सैडलर कमीशन के अनुसार, कि यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा को तब तक नहीं सुधारा जा सकता जब तक कि हम सेकेंडरी लेवल, यानी कि माध्यमिक लेवल पे जो शिक्षा का जो स्तर है उसको हम लोग सुधार नहीं देते, वहाँ पे जब तक रिफॉर्म नहीं ला सकते। यानी कि रिफॉर्म जो है वो ग्रास रूट लेवल से लाना पड़ेगा, नीचे के लेवल से लाना पड़ेगा, तभी हम ऊपर को सुधार पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद क्या होता है कि इसी आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स की शुरुआत की गई इंटरमीडिएट के बाद, यानी कि 12th के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन सैडलर आयोग की सिफारिश पे ही शुरू किया गया था, जो कि आज भी जारी है। इसने क्या किया कि रिकमेंडेशन दिया इन्होंने कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो कि कर्जन के कार्यकाल में उस पर बंगाल के सरकार का हस्तक्षेप हटा के पूरे सरकार का, जो भारत सरकार उस वक्त थी ब्रिटिश सरकार, उसका हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसने क्या किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी को फ्री कर देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल से, और वहाँ के लोकल जो कि बंगाल गवर्नमेंट थे उनके हाथ में इसको दे देना चाहिए। ये भी सैडलर आयोग का रिकमेंडेशन था। साथ ही साथ इसने क्या रिकमेंडेशन किया, चूँकि कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटी है, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है स्टूडेंट का, तो इस दबाव को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, तो ढाका, जो कि तत्कालीन बंगाल का ही एक क्षेत्र था, इसमें भी एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए और इस दबाव को हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये एक सुझाव दिया गया था, जिसको आगे चल के माना भी गया, और 1916 से 1921 के बीच में कई सारे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, चाहे वो मैसूर में हो, पटना में हो, बनारस में हो, अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी फेमस है वो, लखनऊ यूनिवर्सिटी और ढाका यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की गई। इसमें पटना का डेट भी आप याद रख सकते हैं, 1916 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट है। अब आके देखते हैं एक और जो नई जो शिक्षा नीति, जो शिक्षा का आयोग था, हर्टोग कमेटी, जो हर्टोग आयोग जो था ये 1929 में आया था, ये भी शिक्षा से संबंधित है, और इसमें पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान आया था, तो लॉर्ड इरविन। अब 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और 1929 में ये आयोग आया, तो उसको भी हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं कि हर्टोग जो कमेटी आया, हर्टोग जो आयोग आया, वो कब आया, तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान 1929 में आया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि इसका उद्देश्य एकमात्र था प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पे ही हर्टोग कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया। साथ ही साथ इसने क्या कहा कि रूरल जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि गांव की पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं, उनको एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी लेवल तक, यानी कि माध्यमिक लेवल तक ही, माध्यमिक स्तर तक की ही उनको शिक्षा देनी चाहिए, जो भी गांव से जो बच्चे आते हैं, और उसके बाद उनको विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा न दे करके उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ताकि
वो जो है वो आगे अपना कमर्शियल इंटरेस्ट पूरा कर सके, वो खुद को कमाने लायक बना सके, ना कि हायर एजुकेशन लेकर के बैठे रहें। तो ये हॉरटॉग कमेटी की सिफारिश थी। अब आगे देखते हैं, अगला जो प्लान है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है वर्धा प्लान, जो कि वर्धा प्लान था। और ये पूछा जाता है ये किस चीज़ से, बुनियादी शिक्षा से। वर्धा प्लान जो था वो बुनियादी शिक्षा से यानी कि बेसिक एजुकेशन से संबंधित था। ये कब आया, तो 1937 में आया वर्धा प्लान। और इस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, तो लिन लिथगो। यानी कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तो उसके आसपास की ये बात है। तो 1937 में तो गवर्नर जनरल कौन होंगे, लॉर्ड लिन लिथगो होंगे। इसमें क्या है कि ये गांधी जी का कंसेप्ट था। ये जो बुनियादी शिक्षा पे जो वर्धा प्लान आया था ये ओरिजिनल आइडिया गांधी जी का था। उन्होंने क्या किया कि अपना उनका एक पत्रिका निकलता था, एक जर्नल निकलता था द हरिजन के नाम से। इस द हरिजन में उन्होंने क्या किया कि अपना एक लेख छापा और एक उसी के तहत ये एक वर्धा प्लान प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया, तो 1937 में, और इसी को हम लोग वर्धा प्लान के रूप में जानते हैं। इसका जो विस्तृत जो ब्यौरा था, जो डिटेल जो इसका एनालिसिस था इस प्लान का, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो जाकिर हुसैन समिति के द्वारा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वर्धा प्लान का विस्तृत ब्यौरा किस आयोग के द्वारा दिया गया था, तो जाकिर हुसैन समिति के द्वारा, जाकिर हुसैन आयोग के द्वारा इस चीज़ को किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे थे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो कि आज हम लोग आर्टिकल 21 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हर चीज़ में इंक्लूड कर चुके हैं। तो ये एक फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएसपी भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है। अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या उसमें की गई है। तो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 7 वर्ष से 14 वर्ष के लोगों के लिए, बच्चों के लिए इसका रिकमेंडेशन था। किसका, तो वर्धा प्लान का, जो कि गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसमें जो मीडियम ऑफ एजुकेशन जो था वो वर्नाकुलर, यानी कि जो आम लोगों की, जो जनमानस की जो भाषा थी उसी को शिक्षा का माध्यम बनाने का इन्होंने प्रयास किया था, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस चीज़ को में अपने आप को जोड़ सकें। अब आगे देखते हैं, अगला था सार्जेंट प्लान। सार्जेंट प्लान कब आया, तो 1944 में आया। इस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वेवेल थे। सार्जेंट प्लान के वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेवेल थे। अब वेवेल प्लान जो 1945 के आसपास जो आया था, तो इसमें 1944 में तो सार्जेंट प्लान ही थे, तो उस वक्त भी यही गवर्नर जनरल होंगे। इसमें क्या था कि प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी से भी ऊपर जो हाई स्कूल जिसको कहते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, ये देश भर में स्थापित होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि जो स्टूडेंट और जो टीचर रेशियो हो उसको बैलेंस किया जाए। तो ये एक प्लान था इनका। दूसरा क्या था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 11 ईयर्स। तो सार्जेंट प्लान के तहत कितने वर्ष के एज ग्रुप में था, तो 6 to 11, और वर्धा प्लान के तहत 7 to 14। तो ये एक याद रखने वाला पॉइंट है। साथ ही साथ इसने हाई स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट के भी सुझाव दिया, और ये 2 तरह का सुझाव दिया था। पहला जो एजुकेशनल, जो आगे चल के विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए हो, और दूसरा कमर्शियल, जिससे कि बच्चे अपने जो व्यावसायिक लक्ष्य जो हैं उनको पूरा कर सकें और खुद को अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। अब नेक्स्ट क्या है, वो है राधा कृष्ण कमीशन। जो राधा कृष्ण आयोग जो था 1948-1949 का, ये भी पूछा गया है इसका डेट। तो ये आज़ादी के बाद का प्लान था, पहला प्लान था राधा कृष्ण आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में था। तो इसके तहत क्या था कि एक 12 वर्ष का स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो स्कूलिंग होनी चाहिए वो एक 12 वर्ष की स्कूलिंग होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय ज्वाइन करने से पहले। तो यानी कि जो आज भी जो सिस्टम चल रहा है, आज तो उसको थोड़ा बहुत अमेंड किया गया है कि अगर हम क्लास 1 से जोड़े तो 1 से लेकर के 12 तक का एक 12 वर्ष का जो एजुकेशन का जो पीरियड था वो पूरा होता है। और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए जो 3 वर्ष का जो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो ये अभी भी वही थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। तो 12 वर्ष का स्कूलिंग होना चाहिए और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ यानी कि विश्वविद्यालय में दाखिला मिलना चाहिए। साथ ही साथ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में शामिल करने का सुझाव राधाकृष्ण आयोग ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में कि किस आयोग की सिफारिश पर एजुकेशन यानी कि शिक्षा को संवर्धित सूची में डाला गया है, तो राधाकृष्ण आयोग के सुझाव पर।
साथ ही साथ यूजीसी, जिसको कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो इसका फुल फॉर्म है, इसको विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन या इसको अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। इसकी स्थापना 1953 में होती है और ये राधाकृष्ण कमीशन या राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पे ही यूजीसी की स्थापना होती है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में डालना और यूजीसी की स्थापना, ये दोनों इसी के थ्रू होते हैं। अब आगे देखते हैं, अब क्या है, अगला जो कमीशन है हमारा कोठारी कमीशन। ये कब आया? कोठारी आयोग 1964-1966 के दौरान आया। और इससे जो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने रिकमेंड किया था कि जो नेशनल इनकम जो हमारा जो राष्ट्रीय आय है उसका 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। और अभी भी हम लोग इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इस लक्ष्य को पूरा कर देने पर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बेहतरी हो सकती थी। उसके बाद भी कई सारे एजुकेशनल प्लान आए जो कि अभी फ़िलहाल 2020 में भी आए हैं। तो उतना तक डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है, उसको तो हम लोग करंट अफेयर्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एक लास्ट देख लेते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 1968 में आया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली बार आई थी वो 1968 में आई थी। इसके तहत क्या हुआ? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अप टू 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ये एक तरीके से नेसेसरी कर दिया गया था कि देना ही है। ये गार्जियन का फर्ज था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत इसको रखा गया था। चूँकि पहले से ये डीपीएसपी में इंक्लूडेड था तो इसको उसके बाद फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट करके डाला गया है, तो अप टू 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। थैंक यू।